मोहनदास करमचंद गांधी अपनी आत्मकथा की शुरुआत अपने बचपन की उन स्मृतियों से करते हैं जो उनके व्यक्तित्व को धीरे धीरे आकार देती हैं। वे बताते हैं कि वे किसी तरह से असाधारण नहीं थे। एक साधारण से घर में जन्मे, साधारण शिक्षा पाए और छोटी छोटी कमजोरियों वाले इंसान थे। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर और राजकोट जैसी रियासतों में दीवान रहे, जबकि माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक और अनुशासित स्वभाव की महिला थीं। गांधी स्वीकार करते हैं कि उनका बचपन किसी तपस्वी का नहीं था, बल्कि भावनाओं, गलतियों, भय और जिज्ञासा से भरा हुआ था। गांधी बताते हैं कि बचपन में उनमें झिझक और संकोच अधिक था। स्कूल में वे न बहुत बोलते थे, न बहुत खेलते थे, लेकिन उनके भीतर एक बात खास थी, और वो थी ईमानदारी का आग्रह। एक बार कक्षा में शिक्षक ने एक शब्द की स्पेलिंग गलत लिखने पर उन्हें इशारा करके नकल करने को कहा, पर गांधी ने मना कर दिया। शिक्षक को ये पसंद नहीं आया, पर गांधी के भीतर से जो आवाज उठी, वो आवाज उन्होंने दबने नहीं दी। यही सत्य का पहला अंकुर था। लेकिन गांधी ये भी स्वीकार करते हैं कि वे बिल्कुल परिपूर्ण नहीं थे। बचपन में वे कुछ गलत रास्तों पर भी चले गए। उनका एक दोस्त था जिसने उन्हें मांस खाने, सिगरेट पीने और पिता से झूठ बोलने की राह पर धकेला। गांधी इन सब बातों को छिपाते नहीं, बल्कि बताते हैं कि कैसे ये गलतियां उन्हें भीतर से बेचैन करती रहीं। उन्हें डर लगता कि कहीं माता पिता को पता चल गया तो उनकी भावनाएं टूट जाएंगी। इस डर और बेचैनी ने उन्हें समझाया कि झूठ और गलत आदतें मनुष्य को अंदर से कितना कमजोर बना देती हैं। गांधी अपने बाल विवाह का उल्लेख करते हैं। वे उस समय 13 साल के थे और कस्तूरबा की भी उम्र कम थी। उस समय के अनुसार ये एक सामान्य बात थी, लेकिन गांधी स्वीकारते हैं कि शुरुआती विवाह ने उन्हें कई भावनात्मक संघर्ष दिए। वे कस्तूरबा से प्रेम करते थे, पर कभी कभी उस प्रेम में स्वामित्व की भावना और अपरिपक्व क्रोध भी शामिल था। वे इस बात को निर्भीकता से स्वीकारते हैं कि वे अक्सर कस्तूरबा पर अधिकार जताते, उनकी इच्छा को अनदेखा करते, कभी कभी क्रोध में उन्हें तंग भी करते। बाद में इन्हीं बातों ने उन्हें जीवन में आत्मसंयम और दूसरों का सम्मान करना सिखाया। जब गांधी किशोरावस्था में थे तो उनके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़े। गांधी रातों रात उनकी सेवा करते, लेकिन एक रात अपने मन की कमजोरी के कारण वे अपने पिता के पास जागकर बैठने के बजाय कस्तूरबा के साथ समय बिताने चले गए। उसी रात उनके पिता का देहांत हो गया। ये घटना गांधी के जीवन में एक गहरा दर्द बनकर बस गई। वे इसे अपनी सबसे बड़ी भूलों में से एक बताते हैं और कहते हैं कि इसने उन्हें आत्मसंयम और जिम्मेदारी का महत्व समझाया। गांधी अपनी पढ़ाई के दिनों में खुद को साधारण बताते हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा उन्हें इंग्लैंड ले गई। इंग्लैंड जाने से पहले समाज में काफी विरोध हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि समुद्र पार करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है, पर गांधी दृढ़ थे। उनके परिवार की हिम्मत और उनके अपने निर्णय ने उन्हें इंग्लैंड पहुंचाया। वहां पहुंचकर गांधी पूरी तरह बदल गए। वे एक संस्कारी, संकोची भारतीय युवक से धीरे धीरे अधिक आत्मविश्वासी और आधुनिक सोच वाले व्यक्ति में बदलने लगे। लेकिन वे कहते हैं कि इस परिवर्तन में उन्होंने अपने धर्म और अपनी सादगी को कभी नहीं छोड़ा। इंग्लैंड में उन्होंने शाकाहार पर गहरा अध्ययन किया। वे बताते हैं कि शुरू में उन्हें शाकाहारी भोजन मिलना कठिन था, पर धीरे धीरे उन्होंने शाकाहार के पीछे की तर्कसंगतता समझी। उन्होंने शाकाहारी समाजों की बैठकें अटेंड की, किताबें पढ़ीं और शाकाहार को नैतिक सिद्धांत की तरह अपनाया। उन्होंने खुद खाना पकाना भी सीखा, क्योंकि इससे वे आत्मनिर्भर भी बनते और अपनी आदतों को नियंत्रित भी रख पाते। गांधी इंग्लैंड के जीवन को अपनी आत्मकथा में बिना किसी दिखावे के लिखते हैं। वे बताते हैं कि वे सूट पहनना सीखते हैं, बूट्स, टाई, हैट सब कुछ संभालते हैं, साफ सुथरे रहना सीखते हैं, लेकिन साथ ही ये भी समझते हैं कि बाहरी आकर्षण व्यक्ति की असल पहचान नहीं है। वे एक वकील बनने की कोशिश में मेहनत करते हैं, मुकदमों की तैयारी सीखते हैं, लेकिन असल में इंग्लैंड की शिक्षा ने उनके भीतर दो बड़े विचार स्थापित किए, अनुशासन और आत्मसम्मान। इंग्लैंड की पढ़ाई पूरी करके जब वे भारत लौटे तो उन्हें उम्मीद थी कि वकालत में नाम मिलेगा, लेकिन गांधी स्वीकारते हैं कि वे अदालत में बोल पाने का साहस ही नहीं जुटा पाते थे। उनकी झिझक इतनी ज्यादा थी कि वे गवाह से सवाल तक नहीं पूछ सके। यह असफलता उनके जीवन का एक नया मोड़ थी। वे समझने लगे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल डिग्री नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और अनुभव भी जरूरी है। इसी संघर्ष के बीच दक्षिण अफ्रीका से आए एक प्रस्ताव ने उनका जीवन बदल दिया। एक भारतीय व्यापारी ने उन्हें एक कानूनी मामले में मदद के लिए बुलाया। गांधी ने सोचा कि भारत में उन्हें वकालत में कुछ खास सफलता नहीं मिल रही है, तो विदेश जाकर अनुभव लेना गलत नहीं होगा। वे दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और वहीं से उनके जीवन का असली अध्याय शुरू हुआ। दक्षिण अफ्रीका पहुंचते ही गांधी को जीवन की सबसे कठोर सच्चाइयों से सामना हुआ। वहां भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था मानो वे किसी दर्जे के नागरिक ही न हों। ट्रेन में उन्हें फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। ये घटना उनके जीवन में बिजली की तरह गिरी।
उन्होंने पहली बार महसूस किया कि अपमान केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि पूरी जाति, पूरे समाज का होता है। ये अपमान उन्हें भीतर तक झकझोर गया और उनके भीतर एक नई आग जगा गया कि वे अन्याय के सामने चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने ये समझ लिया कि यदि वे अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो किसी और के लिए भी आवाज नहीं उठा पाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की हालत बहुत खराब थी। उन्हें सड़कों पर बेवजह रोका जाता, पासपोर्ट दिखाने को मजबूर किया जाता, काम के अवसर छीने जाते और उन्हें अपमानित करने में गोरे अधिकारियों को कोई झिझक नहीं होती थी। गांधी बताते हैं कि यहां उन्हें पहली बार वो नेतृत्व मिला जिसकी कल्पना उन्होंने अपने देश में कभी नहीं की थी। लोग उनकी बात सुनने लगे, उन पर भरोसा करने लगे। गांधी ने भारतीय समुदाय की मीटिंगें आयोजित की, समस्याएं सुनी और उनके समाधान के रास्ते खोजे। वे कहते हैं कि नेतृत्व का पहला नियम यह है कि नेता खुद को लोगों से अलग नहीं समझता, बल्कि उनके दुख को अपना दुख मानता है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। यह शब्द उन्होंने यहीं गढ़ा। वे समझते थे कि हिंसा से हिंसा पैदा होती है और अन्याय का मुकाबला अन्याय से नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे अन्याय का विरोध तो करेंगे, पर पूरी शांति और दृढ़ता के साथ। उन्होंने भारतीयों के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जिसमें समुदाय ने कानूनों के खिलाफ प्रतिरोध किया, पर बिना हथियार, बिना गुस्सा, बिना बदले की भावना के। वे कहते हैं कि सत्याग्रह का अर्थ है सत्य की शक्ति से परिवर्तन लाना, न कि किसी को चोट पहुंचाकर अपनी बात मनवाना। इस दौरान गांधी को कई बार जेल हुई। उन्हें अपमान सहना पड़ा, अदालतों में ताना झेलना पड़ा, लेकिन हर कठिनाई ने उनके भीतर की शक्ति को और भी मजबूत कर दिया। वे मानते थे कि अगर कोई आदमी अपने सत्य पर खड़ा है तो दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। जेल में बिताए गए दिन उनकी आत्मा को और भी निर्मल बनाते गए। वे सोचते थे कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि समाज की भलाई है। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी ने अपने जीवन में कई प्रयोग किए। उन्होंने सरल जीवन जीने का संकल्प किया। आमदनी कम होने के बावजूद वे कभी जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करते। वे किराए के छोटे घरों में रहते, खुद कपड़े धोते, सब्जियां काटते और खाना बनाते। उनमें यह परिवर्तन धीरे धीरे आया कि जीवन की असल सुंदरता सादगी में है, न कि दिखावे में। उन्होंने महसूस किया कि जितनी जरूरतें कम होंगी उतनी स्वतंत्रता बढ़ेगी। वे अहिंसा, सत्य, अनुशासन और ब्रह्मचर्य की ओर झुकने लगे। उसी समय उन्होंने अपने आश्रम जैसे समुदायों का निर्माण शुरू किया, जहां लोग मिलकर रहते, काम करते और एक दूसरे का सम्मान करते। इन आश्रमों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था, न रंग का, न जाति का, न धर्म का। हर व्यक्ति अपना काम खुद करता और हर व्यक्ति समाज के लिए सेवा करता। गांधी कहते थे कि यदि समाज को बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा। स्वच्छता और श्रम पर उनका जोर इसी सोच से निकला। नेतृत्व के दौरान उन्हें कई साथियों ने धोखा भी दिया। कई बार लोग बीच रास्ते छोड़कर चले गए, लेकिन गांधी बताते हैं कि इससे उनका विश्वास नहीं टूटा। वे हमेशा कहते कि हर संघर्ष में लोग आते और जाते रहेंगे, पर उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने अपने भाषणों में लोगों से आग्रह किया कि वे भय को छोड़ दें। उनका मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन डर है। डर इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर करता है, अन्याय को स्वीकार करवाता है और मनुष्य की आत्मा को कमजोर कर देता है। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह में सबसे पहले डर तोड़ने पर जोर दिया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी को यह भी महसूस हुआ कि अपने निजी जीवन को भी ईमानदारी और सादगी से चलाना जरूरी है। उन्होंने अपने विवाह को भी उसी दृष्टि से देखा। वे बताते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने कस्तूरबा के साथ अपने संबंध को बदलकर अधिकार से सम्मान और प्रेम पर आधारित बनाया। वे स्वीकारते हैं कि उन्होंने जीवन में कई गलतियां की, पर हर गलती ने उन्हें सुधारने का अवसर दिया। कुल मिलाकर दक्षिण अफ्रीका में बीते सालों ने गांधी को पूरी तरह बदल दिया। जब वे वहां से अंतिम बार भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे, तब वे वही व्यक्ति नहीं रहे थे जो पहली बार वहां गया था। अब उनमें आत्मविश्वास था, स्पष्ट विचार थे और एक ऐसा उद्देश्य था जो सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। वे कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें एक नया जन्म दिया। ये जन्म सत्य, अहिंसा, साहस और सेवा के मार्ग पर था, जिसकी रोशनी आगे पूरे भारत को दिशा देने वाली थी। भारत लौटने पर गांधी ने महसूस किया कि देश की हालत केवल अंग्रेजों के शासन से खराब नहीं थी, बल्कि समाज के अंदर की समस्याएं भी उतनी ही गहरी थीं। गरीबी थी, भेदभाव था, छुआछूत था, शिक्षा की कमी थी और सबसे बड़ी बात यह कि लोग अपनी ही ताकत को भूल चुके थे। गांधी ने तय किया कि वे भारत को समझे बिना किसी आंदोलन की शुरुआत नहीं करेंगे। इसलिए वे देश भर में घूमने लगे। वे गांवों में गए, किसानों से मिले, मजदूरों से बात की, साधारण परिवारों में रुके और भारत की असली तस्वीर को करीब से देखा। उन्होंने पाया कि भारत की आत्मा गांवों में बसी है और यदि गांव मजबूत नहीं होंगे तो देश कभी मजबूत नहीं होगा।
इस दौरान उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई, जिन्हें गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले ने उन्हें सलाह दी कि जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, पहले देश की जड़ों को समझें और लोगों की भावनाओं को जानें। गांधी ने ये सलाह पूरे मन से स्वीकार की। वे गोखले के सरल स्वभाव और संतुलित व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि राजनीति केवल विरोध या भाषणों से नहीं चलती, बल्कि गहरी समझ और धैर्य से चलती है। भारत में गांधी का पहला बड़ा हस्तक्षेप चंपारण के किसानों के संघर्ष से शुरू हुआ। जब किसानों ने उनसे मदद मांगी तो वे तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि किसान एक जाल में फंसे हुए थे। अंग्रेज उन्हें जबरन नील की खेती करने पर मजबूर करते थे और उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं मिलता था। गांधी ने किसानों का दुख अपने दिल में उतार लिया और उनके लिए खड़े हो गए। अधिकारियों ने गांधी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। यहां गांधी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया। वे बताते हैं कि ये संघर्ष केवल किसानों की लड़ाई नहीं था, बल्कि उनके अपने साहस की परीक्षा भी था। अंत में किसानों को राहत मिली और अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। गांधी कहते हैं कि चंपारण ने उन्हें भारत की आत्मा से जोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद के मजदूरों की हड़ताल में हिस्सा लिया, जहां मालिक और मजदूरों के बीच मजदूरी को लेकर विवाद था। गांधी ने दोनों पक्षों को धैर्य और संयम का रास्ता दिखाया। जब दोनों पक्षों में समझौता नहीं हुआ तो गांधी ने खुद उपवास करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि सत्य के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा का सहारा नहीं लेता, बल्कि खुद को अनुशासित करके दूसरों की चेतना को जगाता है। ये उपवास आंदोलन भी सफल हुआ और मजदूरों को उनके अधिकार मिले। खेड़ा सत्याग्रह भी गांधी के नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। सूखे के कारण किसान कर नहीं चुका पा रहे थे, पर सरकार उन पर कठोरता कर रही थी। गांधी ने किसानों को एकजुट किया और कर न देने का निर्णय लिया। वे कहते थे कि अन्याय के आगे सिर झुकाना गलत है, लेकिन हिंसा करना उससे भी गलत है। उनका रास्ता था शांतिपूर्ण प्रतिरोध। अंत में सरकार को किसानों की बात माननी पड़ी और कर वसूली रोकनी पड़ी। इन आंदोलनों के दौरान गांधी ने महसूस किया कि भारत की असली बीमारी जातिगत भेदभाव और छुआछूत है। उन्होंने इस समस्या पर खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने अपने आश्रम में उन लोगों को भी रहने का अधिकार दिया जिन्हें समाज छूने से भी डरता था। इस कारण बहुत से धनी समर्थकों ने आश्रम की मदद बंद कर दी, लेकिन गांधी पीछे नहीं हटे। वे कहते हैं कि अगर कोई समाज अपने ही लोगों को नीचा कहे तो वो कभी प्रगति नहीं कर सकता। उनके लिए समानता केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन का नियम बन गई थी। साबरमती आश्रम उनका कर्मस्थल बन चुका था। आश्रम केवल रहने की जगह नहीं था, बल्कि जीवन जीने की प्रयोगशाला थी। यहां सब लोग अपने काम खुद करते थे। बर्तन धोने से लेकर खेती तक हर कार्य को वे सेवा मानते थे। गांधी चाहते थे कि लोग श्रम को सम्मान दें, साफ सफाई को जिम्मेदारी समझें और सादगी को अपनाएं। वे कहते थे कि जितनी सादगी होगी उतनी स्वतंत्रता होगी, क्योंकि इंसान की जरूरतें जितनी कम होंगी वो उतना ही मुक्त रहेगा। राजनीति में गांधी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। उनके व्यक्तित्व में संयम, साहस और विश्वास की शक्ति थी। वे नेताओं की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह बात करते थे, इसलिए लोग उनसे जुड़ जाते थे। उन्होंने स्वदेशी की अवधारणा उसे केवल आर्थिक आंदोलन नहीं माना, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा बताया। उन्होंने चरखा चलाकर ये संदेश दिया कि हर भारतीय को कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि वो अपने जीवन का एक हिस्सा अपनी मेहनत से पूरा करे। धीरे धीरे अंग्रेज सरकार को समझ आने लगा कि गांधी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार हैं। एक ऐसा विचार जिसे डराया नहीं जा सकता, जिसे खरीदा नहीं जा सकता, जिसे जेल में डालकर खत्म नहीं किया जा सकता। गांधी कहते हैं कि यदि किसी विचार की नींव सत्य पर हो तो उसे मिटाना असंभव है। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि जब वे कहीं जाते तो हजारों लोग उनके दर्शन के लिए इकट्ठा हो जाते। जनता को उनमें एक उम्मीद दिखाई देती थी, एक नई दिशा, एक नया मार्ग। इस बीच गांधी का संघर्ष केवल अंग्रेजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों से भी जारी था। वे लगातार अपने मन, अपने व्यवहार और अपनी आदतों पर निगरानी रखते थे। वे हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते। वे कहते हैं कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। यदि भीतर सत्य हो तो बाहर कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती। गांधी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हिस्सा देशव्यापी आंदोलनों से जुड़ा। जब वे भारत में सक्रिय हुए तो उन्हें महसूस हुआ कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक आज़ादी भी है। उन्होंने जनता को समझाया कि अपने अंदर की कमजोरी, डर और अहंकार को दूर किए बिना देश की स्वतंत्रता पूरी नहीं हो सकती। यही कारण था कि उन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर जोर दिया। उनका कहना था कि अन्याय के खिलाफ लड़ने का सबसे मजबूत हथियार संयम और सत्य है, न कि हिंसा।
गांधी ने अपने राजनीतिक आंदोलनों में खुद को हमेशा जनता के साथ रखा। वे महात्मा बनने का दिखावा नहीं करते थे, न ही सत्ता पाने के लिए काम करते थे। वे हमेशा साधारण इंसान की तरह व्यवहार करते, लोगों की समस्याओं को खुद का समझते और हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहते। उनके लिए सबसे बड़ी ताकत ये थी कि लोग उन पर विश्वास करते थे। ये विश्वास किसी व्यक्ति के शब्दों से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार, त्याग और सादगी से पैदा हुआ था। वे अपने निजी जीवन में भी सादगी और अनुशासन के प्रति कट्टर थे। साबरमती आश्रम में रहने वाले लोग उनके उदाहरण से सीखते। गांधी स्वयं खेत में काम करते, झाड़ू पोंछा करते, खाना बनाते और बुनाई करते। उनका मानना था कि शारीरिक श्रम, आत्मनियंत्रण और सरल जीवन इंसान को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। वे ब्रह्मचर्य, उपवास और साधारण आहार के माध्यम से अपने मन और शरीर को नियंत्रित करना सीखते और दूसरों को भी यही संदेश देते। गांधी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्हें जेल जाना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, कई बार नकारात्मकता और अविश्वास का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने कभी उद्देश्य नहीं बदला। उनका मानना था कि यदि इंसान सत्य के मार्ग पर है तो कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। इसके लिए धैर्य और निरंतर प्रयास सबसे महत्वपूर्ण है। गांधी की यही दृढ़ता उनके आंदोलनों की सफलता की कुंजी बनी। उन्होंने छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ भी संघर्ष किया। उनका मानना था कि यदि समाज अपने ही लोगों को नीचा समझे तो उसे प्रगति नहीं मिल सकती। उन्होंने अपने आश्रम में हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार दिया। वे शिक्षा, स्वच्छता और श्रम के माध्यम से समाज को बदलने का प्रयास करते रहे। उनका मानना था कि हर व्यक्ति अपने जीवन में जितना सुधार लाएगा, समाज उतना ही बेहतर होगा। उनके राष्ट्रीय आंदोलनों में लोगों को आत्मविश्वास मिला। किसानों, मजदूरों और सामान्य नागरिकों ने पहली बार महसूस किया कि अन्याय के सामने चुप नहीं बैठा जा सकता। गांधी ने ये दिखाया कि संयम और अहिंसा के रास्ते से भी बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं। उनके उदाहरण से हजारों लोग प्रेरित हुए और पूरे देश में एक नई चेतना फैली। गांधी की आत्मकथा में यह साफ दिखाई देता है कि उनका उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था। वे चाहते थे कि लोग अपने अंदर की शक्तियों को पहचानें, अपने जीवन को सुधारें और समाज में सत्य और न्याय का मार्ग अपनाएं। उनका जीवन केवल राजनीतिक संघर्षों का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण, आत्मसुधार और सेवा का उदाहरण है। अंत में गांधी बताते हैं कि उनका जीवन एक निरंतर प्रयोग रहा। उन्होंने गलतियां की, सीख लीं, आत्मा को परखा और दूसरों के लिए रास्ता खोला। उनका मानना था कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सत्य के साथ प्रयोग कर सकता है। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति न केवल अपने लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रकाश बन सकता है। उनका जीवन यह दिखाता है कि साधारण इंसान भी उच्चतम नैतिक और आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, यदि वह सच्चाई और सेवा के मार्ग पर अडिग रहे।